वेलकम। दोस्तों, आज मैं एक जबरदस्त फिल्म जारून एरेंग एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो असल में फिल्म सेवुदिनो का प्रीक्वल है। यानी हमें यह देखने को मिलेगा कि कहानी सेवुदिनो तक कैसे पहुंची और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सबदू ने कारसा के खिलाफ जाकर देला पर काला जादू किया। अगर आपने अभी तक सेवुदिनो नहीं देखी तो कमेंट करो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यह एक बहुत ही कमाल की मूवी है। कहानी उसके तुरंत बाद शुरू होती है। इसलिए अगर आप वह भी देखना चाहते हो तो बस कमेंट करो। मैं आपके पलक झपकने से पहले ही वह मूवी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। चलो तो बढ़ते हैं मूवी की तरफ बिना किसी बकचोदी के। तो इस कहानी में हमें पता चलेगा कि सबदो ने आखिर ऐसा क्यों किया। कहानी शुरू होती है हवा तिमोर 1997 से, जहां सबदो अपनी बहन इनन के साथ रहता है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होती है और कुछ महीने पहले ही उनके पिता की मौत हो चुकी होती है। लेकिन दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा खुश रहने की पूरी कोशिश करते थे। आज सबदो का बर्थडे था, इसलिए सुबह इनन ने उसके लिए केक बनाया। उसने उसे बर्थडे विश किया और उनकी दोस्त एरना भी वहां आई हुई थी, यानी सबदू को विश करने के लिए, जो स्कूल की तरफ से दूसरे शहर पढ़ने जाने वाला था। और एरना को हम पहले पार्ट में भी देख चुके हैं, लेकिन वह इस पॉइंट तक कैसे पहुंची यह भी हमें आगे पता चलेगा। इनन भी अब पढ़ना चाहती थी, लेकिन उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ने उसे मजबूर कर दिया था। वह बाहर जाता है और देखता है एक काला बकरा जिसके आंखें लाल चमक रही होती हैं, जो साफ दिखाता था कि वह शैतानी था। जब वह उसके पास जाता है तो वह अचानक गायब हो जाता है। फिर वह इधर उधर देखता है और अचानक बकरे का कटा हुआ सर नीचे गिरता हुआ देखता है, जिससे उसे लगता है कि किसी ने उसे फेंका है। गुस्से में वह उस सर को पकड़ लेता है, बाहर लेकर आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, यह किसने किया। तभी उसे एक इंसानी आवाज सुनाई देती है। जब वह अपने हाथ की तरफ देखता है तो बकरे के सर की जगह एक जिंदा इंसानी सर होता है। डर के मारे वह उसे गिरा देता है, लेकिन वह अब भी बकरे का सर फिर से बकरे का ही सर बन जाता है। तभी उसे एक इंसानी आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए चीख रही होती है। वह पलट कर देखता है तो उसका घर भी आग में जल रहा होता है, जिसे देखकर वह टूट जाता है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले ही बहुत खराब थी और अब उनका घर भी जल चुका था। ना उनके पास पैसे बचे थे और ना ही रहने के लिए छत। अगली सुबह गांव वाले बाहर खड़े होते हैं और उनका घर पूरी तरह जलकर राख बन चुका होता है, लेकिन इंदन और सबदो दोनों सुरक्षित थे। इसी बीच एक बड़ी गाड़ी वहां आकर रुकती है, जिसमें से अर्जो नाम का आदमी बाहर निकलता है और सबदो के पिता के बारे में पूछता है। गांव वाले उसे बताते हैं कि उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उनके बच्चे जिंदा हैं और उनका घर अभी अभी जल गया है। अर्जो सबदो और इंतन के पास जाता है और बताता है कि वह उनके पिता कोटो का भाई है और कई सालों से कोडो को ढूंढ रहा था। आज उनसे मिलकर उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन दुख इस बात का था कि वह कोडो से नहीं मिल पाया। वह उन्हें अपनी और कोडो की एक फोटो दिखाता है, जिससे साबित होता है कि वह सच में उसका भाई है। फिर वह दोनों बच्चों से पूछता है कि अब वह कहाँ रहेंगे, जिस पर दोनों कहते हैं कि उन्हें नहीं पता। तब वह कहता है कि अगर वह चाहें तो उसके घर चलकर रह सकते हैं। उसका घर बहुत बड़ा है, वहां बहुत सारे कमरे हैं और रहने वाले लोग बहुत कम हैं, इसलिए वह वहां आराम से रह सकते हैं। साथ ही उनकी आंटी से भी मुलाकात हो जाएगी। दोनों थोड़ा हिचकिचाते हैं तो अर्जो उन्हें कहता है कि आपस में बात करके फैसला कर लो और उन्हें थोड़ा वक्त देता है। तब इनन सबदो से कहती है कि उनके पिता ने कभी नहीं बताया कि उनका कोई भाई भी है, और अगर था तो जब उनके पिता बीमार थे और उनके पास पैसे नहीं थे, तब अर्जो की फैमिली ने मदद क्यों नहीं की। सबदो जवाब देता है कि उनके पिता के पास जरूर कोई वजह रही होगी और अभी यह सब सोचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कम से कम उनके पास अब एक और फैमिली तो है। इसी बीच अर्जो का ड्राइवर सुगिक, जिसे हम पहले भी देख चुके हैं, उनका सामान लेने आता है, लेकिन सबदो कहता है कि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा। आखिरकार वह अर्जो के साथ उसके घर चले जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा और लग्जोरियस घर होता है। हालत यह थी कि वहां जूते और चप्पल तक उठाने के लिए सेवेंस थे। फिर वह अपनी औंती लक्ष्मणी से मिलते हैं, जो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है और साथ ही उनके पिता की मौत का दुख भी जताती है, जिनसे वह कभी मिल नहीं पाई थी। उसके बाद वह उनकी मुलाकात लीना से करवाती है। घर में एक मेड भी होती है और अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो वह लीना से कह सकते हैं। फिर वह उन्हें उनके रूम्स में भेज देती है और उनके लिए नए कपड़े भी
मंगवा दिए जाते हैं। दोनों नहाकर तैयार हो जाते हैं। कुछ देर बाद वह डिनर के लिए वापस आते हैं और अर्जो इनन की पढ़ाई के बारे में पूछता है। तब सबदो बताता है कि माँ बाप के गुजर जाने के बाद वही इनन की पढ़ाई का ख्याल रखता था, लेकिन उसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं थी। इसलिए वह इनन की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि उसका खर्चा बहुत ज्यादा था। लक्ष्मणी और अर्जो कहते हैं कि अब उन्हें पैसे की चिंता करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब वह उनके सारे खर्चे उठाएंगे और इनन के लिए एक अच्छा स्कूल भी ढूंढेंगे। यह सुनकर इनन बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वह हमेशा से पढ़ना चाहती थी। फिर उसकी नजर दीवार पर लगी एक पुरानी फैमिली फोटो पर पड़ती है, जिसमें उसके पिता भी होते हैं। रात को दोनों सोने चले जाते हैं और इंतन शब्दों से कहती है कि उसका रूम बहुत बड़ा है और उसे अकेले सोने से डर लग रहा है। उसका भाई उसे कहता है कि धीरे धीरे उसे आदत हो जाएगी और बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करे। वह अपने रूम में चला जाता है और इंतन को एक आवाज सुनाई देती है। वह हॉलवे में जाकर देखती है तो घर की मेड लाइट्स बंद करके सोने जा रही होती है। इतना बड़ा घर देखकर इंतन और ज्यादा डर जाती है, क्योंकि पूरा घर खाली और अंधेरे में डूबा होता है। वह अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक एक काली परछाई उसका पैर पकड़कर उसे खींचने लगती है। डर के मारे वह भागकर साबो के रूम में जाती है और उसके जाने के बाद वह शैडो रूम के कोने में खड़ी नजर आती है। जब इनन शब्दों के साथ वापस रूम में आती है, तब तक वह शैडो गायब हो चुकी होती है। शब्दों पूरा रूम चेक करने के बाद कहता है कि यहां कुछ भी नहीं है, लेकिन वह बार बार कहती है कि कोई था जिसने उसका पैर पकड़कर खींचा था। शब्दों कहता है कि शायद उसे रात में कोई वहम हुआ होगा और आज वह उसके रूम में ही सोएगा। फिर वह उसके रूम में रुककर उसका ख्याल रखता है। अगली सुबह इनन उससे कहती है कि वह रात वाली बात के बारे में सोच रही थी और उसे यह घर थोड़ा अजीब लगता है। शब्दों कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और उन्हें यहां रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि उनके पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। अचानक उन्हें डाइनिंग रूम से आवाज आती है और जब वह वहां जाते हैं तो देखते हैं कि लक्ष्मी जमीन पर पड़ी होती है और उसकी नाक से खून निकल रहा होता है। दोनों उसकी मदद करते हैं और उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। वह कहती है कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखने से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। रात को सब लोग सो रहे होते हैं, तभी अर्जो शब्दों के रूम में आता है और उसे जगाकर कुछ कपड़े देता है। वह कहता है कि जल्दी तैयार हो जाओ, उन्हें एक जरूरी रिचुअल करना है। शब्दों अर्जो के साथ हॉल में आता है, जहां अर्जो उसके कुछ बाल काटकर और कुछ निशान बनाकर रिचुअल शुरू करता है। शब्दों पूछता है कि यह क्या है। अर्जो कहता है कि यह उसके और इंतन की भलाई और बरकत के लिए है। फिर अर्जो एक काला बकरा लेकर आता है और उसे देखकर शब्दों शॉक हो जाता है, क्योंकि यही वही बकरा था जो उसने अपने घर में उस रात देखा था। आखिर में अर्जो उस बकरे को काट देता है, उसका खून निकालता है और शब्दों को पीने के लिए देता है। लेकिन शब्दों हिचकिचाता है और ऑब्वियसली वह अनजान लोगों के बीच था। अर्जो सच में उसके पिता का भाई हो सकता था, लेकिन शब्दों के लिए वह अभी भी एक अनजान आदमी ही था और किसी अनजान के कहने पर बकरे का खून पीना बहुत अजीब बात थी। मतलब अगर कोई और होता तो शायद कभी ना पीता, लेकिन अर्जो उसे इतना मजबूर करता है कि आखिरकार वह खून पी लेता है और तुरंत उल्टी और जोर जोर से खांसने लगता है। तब अर्जो कहता है कि इसी पल से शब्दों अब वह नहीं रहा जो पहले था। चांद की एक किरण अब सोंगो बन चुकी है। अचानक शब्दों को चक्कर आने लगते हैं और वह देखता है कि अर्जो और सुगिक के पास एक बहुत बड़ा बकरे जैसा राक्षस या शैतान खड़ा है। उसे देखकर वह बुरी तरह डर जाता है और अचानक बेहोश हो जाता है। जिस बकरे को मारा गया था और जिसका खून शब्दों को पिलाया गया था, वह फिर से जिंदा हो जाता है और उसकी आंखें, जो अब तक नॉर्मल थी, लाल चमकने लगती हैं। इसका मतलब था कि वह कोई आम बकरा नहीं, बल्कि एक शैतानी मखलूक थी। अगली सुबह शब्दों को होश आता है और वह रात में हुई बातों से बहुत डरा हुआ होता है। तभी सुगिक उसके पास आता है और कहता है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि अर्जो उसे कहीं ले जाना चाहता है। जब शब्दों तैयार होकर बाहर आता है तो वह इनन को देखता है, जो बहुत खुश होती है और अपनी स्कूल यूनिफॉर्म देख रही होती है। वह उसे बताती है कि यह ड्रेस आंट लक्ष्मी ने दी है। शब्दों उसे कहता है कि सीधी खड़ी हो जाओ, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। लेकिन इनन उसके उदास चेहरे को देखकर समझ जाती है कि कुछ तो हुआ है। फिर भी शब्दों अपनी बहन को कुछ नहीं बताता और ऑब्वियसली उसकी बहन इतनी खुश थी तो वह उसे यह सब कैसे बता सकता था।
खैर, वह अर्जो के साथ निकल जाता है और एक प्लांटेशन पर पहुंचता है। शब्दो पूछता है कि यह किसकी है। अर्जो बताता है कि यह प्लांटेशन पहले उसकी हुआ करती थी और बहुत जल्द उसे वापस मिल जाएगी। फिर वह वहां एक आदमी से मिलते हैं। अर्जो शब्दों का उसे इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है कि जो ऑफर उसने दिया है उसे मान लो। उसे कार्सो का ऑफर रिजेक्ट कर देना चाहिए और प्लांटेशन उसे दे देनी चाहिए। लेकिन वह आदमी कहता है कि उसने पूरी जिंदगी नौकर की तरह गुजारी है और अब वह दोबारा वैसे नहीं जीना चाहता। जब अर्जो वहां से निकलता है तो शब्दो उस आदमी के बारे में पूछता है। अर्जो बताता है कि वह पहले उनकी फैमिली का सर्वेंट हुआ करता था, लेकिन फिर किसी तरह प्लांटेशन उसके कंट्रोल में चली गई और अब वह सीधी बात भी नहीं करता। वैसे भी अर्जो को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ अपनी प्लांटेशन वापस चाहिए। लेकिन वह आदमी उसके लिए भी तैयार नहीं है।